नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं एक खूबसूरत सी क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी आप सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो उस तैयारी को और खूबसूरत, अच्छा, बेहतरीन बनाने के लिए साथियों मैं शाम को 9 बजे आपके साथ आके जुड़ जाता हूं एक शानदार सी जीके जीएस की क्लास में। तो आइएगा साथियों शुरू करते हैं अपनी एक खूबसूरत सी क्लास को। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी जो क्लास का टाइम टेबल है वो क्या है, तो हम जब पढ़ते हैं साथियों तो सुबह हमारी 2 क्लास चलती हैं और हमारी साथियों शाम को भी 2 क्लास चलती हैं। यानी कि जो सुबह आपकी क्लास हो रही होती है साथियों वो 9 से रीजनिंग की हो रही होती है और साथियों उसके बाद 10 बजे आपकी किसकी हो रही होती है? साइंस की हो रही होती है। शाम को सत्य जीके लेकर आपके सामने मैं यानी कि आपके भाई सुशील यादव आते हैं और 9 बजे से सत्य मैं आपके सामने उपस्थित हो जाता हूं और 10 बजे फिर मैथ की क्लास होती है। तो ये क्या है, हमारे क्लास का टाइम टेबल है जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक, महत्वपूर्ण और जरूरी हो जाता है। बिना किसी समय को जाया किए हुए, बिना आपका समय बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करने वाला हूं। शुरू कर रहे हैं साथियों पहले प्रश्न से। जल्दी से फटाफट से आप सब लोग क्या करेंगे, आंसर देंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप एक बात बताओ कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन वाला सेशन लेके आते हैं, क्योंकि आपको पता है हम सैटरडे और संडे क्या करते हैं दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लगाते हैं। इसे हम 22 अगस्त की शिफ्ट 1 के क्वेश्चनों को आज लगा रहे हैं। यानी एक क्लास में हम 3 शिफ्ट यानी कि साथियों 22 तारीख की तीनों शिफ्टों को हम कवर कर जाते हैं। तो सैटरडे संडे हमारी क्वेश्चनों की क्लास होती है और साथियों अगर हम बात करें मंडे टू फ्राइडे क्या होता है, हम थ्योरियों पर बात कर रहे होते हैं। दोस्तों आपको समझने वाली बात यह होगी कि जब भी हम क्वेश्चनों को लगाते हैं तो हमें 2 बातें समझनी होंगी। पहली बात तो ये कि आपको ये समझ विकसित करनी होगी अपने अंदर कि आखिरकार क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर कैसे पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन का आंसर दे देने मात्र से काम नहीं चलता, आपको यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चनों का लेवल कैसा रहता है। दूसरी बात, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आखिरकार किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों उन टॉपिकों को मुझे कवर करना है, इस बात के लिए तैयार आपको खुद को करना पड़ेगा। हालांकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इन सब बातों का मैं भी ध्यान रखूंगा, लेकिन सत्यो अंततः युद्ध भूमि में आपको ही उतरना है तो आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, एक पॉलिटी से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसकी कौन सी विशेषता ऐसी है जो राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को साथियों संदर्भित करने का काम करती है। यानी कि आपको एक ऐसा सिस्टम बताना होगा जो राज्य सरकार को साथियों राज्य में और केंद्र सरकार साथियों हम बात करें तो आपकी केंद्र सरकार यानी कि साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके अस्तित्व को संदर्भित करने की कोशिश करती है। दोस्तों मैं आपको हमेशा एक बात बता के चला हूं कि हमारे देश के अंदर एक व्यवस्था की गई है, हमारे देश के अंदर एक व्यवस्था की गई है और वो व्यवस्था क्या है, हमारे देश के अंदर साथियों संसद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संसद, यानी कि पार्लियामेंट की व्यवस्था की गई है। जो संसद है ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो कहेंगे 79 में हमें पार्लियामेंट यानी कि संसद देखने के लिए मिलता है। आप क्या जानते हैं कि संसद के कितने भाग होते हैं, पार्ट होते हैं? कोई बच्चा बता पाएगा कि संसद के कितने भाग होते हैं? तो कहेंगे कि साथियों संसद के जो भाग हैं, संसद के जो हिस्से हैं, उसमें आपके प्रेसिडेंट आते हैं, कहें तो हम साथियों राष्ट्रपति आते हैं। कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं। और साथियों अगर हम बात करें तो क्या आता है साथियों, आपकी लोकसभा आती है। कौन आती है? लोकसभा आती है। और क्या आता है साथियों, इसके अंदर साथियों आपकी राज्यसभा भी आती है। दोस्तों समझने वाली बात तो बस इतनी सी है कि हम कहें कि संसद के कितने भाग हैं तो कहो 3। ध्यान से सुनो, मैं कहूं कि संसद के कितने भाग हैं तो कहो 3, मैं कहूं कि संसद के कितने हाउस हैं तो कहो 2। दोस्तों दोनों बातों में अंतर है। संसद के कितने भाग हैं तो कहेंगे 3, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। मैं कहूं संसद के कितने हाउस हैं, संसद के कितने सदन हैं, तो सिर्फ 2 कहेंगे। क्यों? क्योंकि साथियों सदन में या हाउस में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही हमारी आने का काम करती है। ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर मैं आपको साथियों बताऊं तो आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी और वो ट्रिक आपके लिए साथियों बहुत कारगर सिद्ध हो जाएगी। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा ट्रिक क्या रह सकती है। तो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा इस बात को ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं साथियों आपके सामने सरल शब्द लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? सरल शब्द लिख देता हूं, तो आप सिर्फ से के नीचे क्या लिखेंगे? से के नीचे आप 79 लिख दीजिएगा। साथियों रे के नीचे आप यहां पर 80 लिख दीजिएगा और ले के नीचे आप 81 लिख दीजिएगा। मतलब इनके अनुच्छेदों को याद करना बहुत सरल है। क्या है? सरल।
तो से क्या बनेगा साथियों, आपका संसद बनेगा, यानी कि संसद 79 अनुच्छेद में हो जाएगा। दोस्तों रे से क्या बनेगा, आपका राज्यसभा बनेगी। तो राज्यसभा जो है ये किस अनुच्छेद में हो जाएगी साथियों, आप कहेंगे 80 में। क्रम से ये तो है साथियों, 79, 80, 81। और साथियों फिर ले से क्या बनेगा, लोकसभा। तो लोकसभा आपका किस अनुच्छेद में हो जाएगा, तो कहेंगे साथियों 81 में हो जाएगा। आर्टिकल याद हुए। दोस्तों हम कहें कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 जो राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है, किसके बारे में चलेगा, चौधरी सुशील भाई, खुर्जा वालों का राम राम, राम राम मेरे भाई चौधरी। खुर्जा वालों के लिए तो दिल हाजिर है भाई, खुर्जा दिल में बसता है। तो संसद के अंदर सबसे तीन चीजें होती हैं जिनके आर्टिकल कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अब देखें कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, मतलब जो केंद्र सरकार जो होती है, ऐसे समझो मोदी जी जो है इस समय पर वो यहां से लीड करते हैं। मतलब जो हमारा सत्य पार्लियामेंट है ना, जो हमारा सत्य संसद है ना, ये हमारे देश के लिए कानून निर्माण करने का काम करता है। क्या कहेंगे साथियों, जो ये आपका संसद है ये देश के कानून का निर्माण करने का काम करता है। और जैसे देश के अंदर कानून का निर्माण संसद करता है, उसी तरह से साथियों हर राज्य के अंदर भी ये व्यवस्था होती है कि हर राज्य के अंदर साथियों विधानमंडल होता है जो राज्य के लिए साथियों कानून बनाने का काम करता है। बहरहाल यहां पर प्रश्न क्या पूछ रखा था, वो कह रहा था कि राज्य इस तरफ केंद्र सरकार के अस्तित्व को साथियों संदर्भित करता है। तो हम क्या कहेंगे साथियों, संघवाद, यानी कि जो हमारे देश के अंदर साथियों संघ सिस्टम है, जो आपका साथियों संसद है और फिर राज्य का भी साथियों अपना स्ट्रक्चर है, तो यही तो साथियों आपका संघवाद है। राइट आंसर क्या होगा, इसका साथियों बी हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुछ आर्टिकल हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलो हाँ, एक अगला क्वेश्चन है ग्रुप डी के अंदर ही पूछा गया, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है साथियों ये आपका 22 अगस्त को पूछा गया। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो आपका साथियों बात करें ना मरुस्थल से संबंधित है, मतलब मरुस्थल की एक विशेषता आपको बतानी होगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें समझनी होंगी। या तो आप इनका साथियों अर्थ जान पाओ, इनका अर्थ जान पाओ कि कौन सी चीज क्या होती है, आप आंसर लगा दोगे। या फिर साथियों आप ये जान पाओ कि मरुस्थल से संबंधित कौन सा है, तो आंसर लगा दोगे। समझना ध्यान से। देखो हिमोड की बात करें साथियों में, तो इसका संबंध साथियों रिवर यानी कि नदियों से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, नदियों से हो जाएगा। आप जानते हैं जलोढ़ पंख क्या होता है साथियों, जलोढ़ पंख क्या होता है, मैं आपको जलोढ़ पंख थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर देता हूं। दोस्तों मान लो साथियों ये क्या है, ये कोई साथियों चट्टान है। क्या है, ये कोई चट्टान है। इन चट्टानों से ऊपर से साथियों कोई नदी बहकर आई, ऊपर से कोई नदी बहकर आई। अभी जब नदी बहकर आएगी तो जैसे ही ये जमीनी स्तर पर आएगी, समतल एरिया पर आएगी, तो पानी की गति बहुत तेज होगी। और आगे एरिया कैसा है, समतल है। तो जैसे ही साथियों स्पीड से पानी आ रहा होगा, तो स्पीड से आ रहा पानी जब समतल एरिया पर आएगा तो इसकी एक तो स्पीड कम हो जाएगी, दूसरा वो जो भी अपने साथ पत्थर कंकड़ या कुछ अवसाद बहा के लेके आ रहा होगा उनको साथियों यहां पर छोड़ना शुरू कर देगा, यहां पर छोड़ना शुरू कर देगा। तो यहां पे कुछ इस तरह की एक आकृति का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरह की एक आकृति का निर्माण हो जाएगा। इसी को आप जलोढ़ पंख कहते तो हो। इसका संबंध भी साथियों नदियों से है, वो नदियां जो पहाड़ों से बहती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आपसे टर्न पुल के बारे में। अब बात करते हैं साथियों, पहले बात करेंगे बरखन के बारे में, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर ही क्या है साथियों, बरखन इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर बरखन रहने वाला है। पहली बात तो ये जानो कि दोस्तों ये जो बरखन शब्द है, जो आपका बरखन शब्द है, ये सबसे पहले एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था साथियों यहां पर मिडडॉर्क। क्या नाम था, मिडडॉर्क। तो मिडडॉर्क नाम के व्यक्ति ने इस शब्द का सबसे पहले क्या किया था दोस्तों, इस शब्द का प्रयोग किया था मिडडॉर्क ने। किसका, बरखन का। अब सर बरखन क्या होता है, बरखन ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि आप साथियों मरुस्थलों में देखोगे, अगर आप मरुस्थलों में देखोगे जहां पर साथियों क्या होता है, रेत बहता रहता है। राजस्थान में आपने देखा होगा रेत के क्या होते हैं साथियों, बहुत तेज हवाएं चलती हैं रेत की, उसमें रेत ही रेत उड़ता है। तो जब रेत किसी एक जगह पर अर्धचंदाकार आकार में साथियों आके जमा हो जाए, क्या हो जाए, जब अर्धचंदाकार आकार में आके जब रेत कहीं पर जमा हो जाए तो इसी को आप क्या कहोगे साथियों, इसी को आप बरखन कह रहे होगे। और बरखन कहां देखने के लिए मिलेगा, जहां पर साथियों रेगिस्तान होगा, रेत होगा, मतलब मरुस्थल के अंदर आपका बरखन बनता है। और बरखन होता क्या है, अर्धचंदाकार आकार में, मतलब आधा चंदा जैसे होता है आपका, चंद्रमा जैसे होता है आधा चंद्रमा, उसके आकार में जब एक जगह पर रेत जमा हो जाता है उसे बरखन कहते हैं। और यही साथियों आपका मरुस्थल से संबंधित रहने वाला है। बात समझ में आ गई। राइट आंसर क्या होगा, लगा पाओगे सही आंसर, चलेगा।
हाँ यस सर, ओके ओके चलेगा। सर वीडियो का एचडी लेवल कम कीजिएगा। दोस्तों वीडियो का एचडी लेवल आपको पता होगा आई थिंक 240 पर नहीं चल रहा है, जहां वो बच्चा कमेंट करते हैं, तो हम उसे एक बार देख लेंगे, अगर हमारी तरफ से हो पाएगा तो हम उसे 240 पर करने की कोशिश कर देंगे, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन बेटा वो करंट अफेयर का, मैं उसे लास्ट में कवर करूंगा, ठीक है। रेत क्या होता है बेटा? बालू होता है ना, बालू जो होता है आपका, जैसे राजस्थान में नहीं देखा आपने कि मतलब रेत के टीले बन जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत से बन जाते हैं, सुबह तक गायब भी हो जाते हैं, हवा के साथ बह जाते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कानूनी रूप से एक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के वेतनिक रोजगार की गारंटी देता है, जो रोजगार की तलाश में साथियों अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है। दोस्तों आपने अपने गांवों के अंदर देखा होगा कि आपके गांव में एक समय ऐसा आया जब हर दीवार पर लिख दिया गया कि 1 साल में 100 दिन काम, 10,000 का हो इंतजाम। ये लाइनें सत्य बहुत सारी दीवारों पर गांव के अंदर रख दी गई थी। दरअसल गवर्नमेंट एक सत्य योजना लेके आई थी। उस योजना के अंतर्गत क्या था कि साथियों जो भी व्यक्ति गांव के ऐसे हैं जो कि साथियों अकुशल है, मतलब उनके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, उनके अंदर कोई साथियों टेक्नोलॉजी की चीजें नहीं है, वो अकुशल है, मतलब उनके पास बहुत अनुभव चीजों का नहीं है, वो शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है, मतलब बॉडी से उनसे मेहनत करा लो, जैसे लेबर क्लास के लोग मान लीजिएगा, तो ऐसे लोग उनमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने क्या किया कि साथियों 100 दिन के रोजगार का काम किया। अब तो इसकी फीस बढ़ गई, आई थिंक 350 400 भी हो गई हो। पहले एक दिन के साथ तो 100 रुपए मिलते थे उस समय पर, मतलब गांव के ऐसे श्रमिक जिनके पास काम नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक योजना निकाली कि गांव के प्रधान से कहते भाई आपके पास कोई काम कराने की जगह है? बोले हाँ, यहाँ तालाब खुदना है, यहाँ पोखर खुदनी है, यहाँ पर नाली बननी है। बोले गांव से कुछ लोगों को लिया, उनको साथ 100 रुपए फिक्स करे और बोले इस तालाब को खोदो, है ना, या फिर कोई रास्ता बनाना है, तो ये व्यवस्था की गई सरकार के द्वारा। इस व्यवस्था को क्या किया गया था? इस व्यवस्था को कहा गया था दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। मतलब इसके तहत व्यक्ति, गांव के जो व्यक्ति होते थे उनको रोजगार देने का काम किया जाता था। अब इस सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो जानने योग्य है, आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, इसको पहले आप नरेगा कहते थे, सुनो ध्यान से, इसको क्या कहते थे? इसको सब तो नरेगा कहते थे। लेकिन सब तो क्या हुआ कि जो नरेगा था ये सब तो 2005 से शुरू हो गया था। कब से साथियों? अगर हम बात करें तो 2 फरवरी 2006 से शुरू हुआ था। 2 फरवरी 2006 से शुरू हो गया था। और हुआ कहां से शुरू था? तो दोस्तों पहले इसको महेंद्रगढ़, पता है महेंद्रगढ़ कहां पर है? हरियाणा के अंदर। तो महेंद्रगढ़ और सबसे सिरसा, सिरसा कहां पर पड़ता है? ये सिरसा वही सिरसा है जो राम रहीम हनीप्रीत वाला है ना। तो महेंद्रगढ़ सिरसा से इसको शुरू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। लेकिन एक समय ऐसा आया जब 2009 में, कब? 2009 में, और कब साथियों? अक्टूबर 2009 में इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया मनरेगा। दरअसल मनरेगा कुछ नहीं साथियों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार का ही पहला अक्षर उठा के मनरेगा कर दिया। तो पहले 2006 में जब इसकी स्थापना हुई तो नरेगा के नाम से हुई थी, फिर 2009 में इसे मनरेगा कर दिया गया। तो ये बात भी आपसे पूछ ली जाती है, इस बात को भी थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। राइट आंसर यहां पर क्या होगा दोस्तों? डी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। हरियाणा के हैं सिरसा और महेंद्रगढ़, ठीक है। चलो हाँ 2005 का एक्ट था, तभी मैं 2005 बोलने वाला था, लेकिन 2006 में साथियों शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित साथियों कौन सा रखता है? जल्दी से कमेंट करेंगे। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं तनक किस धर्म से संबंध रखने का काम करता है? तो तनक जो है ये साथियों यहूदियों का हो जाएगा। किसका? यहूदी लोग जो होते हैं उनका साथियों, उनके से संबंध रखता है तनक। देखो आगम की बात करें ना तो आगम हिंदुओं में भी होता है, जैनों में भी होता है, बौद्धों में भी होता है। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, आगम का संबंध जैनों से भी है दोस्तों, इसका संबंध हिंदुओं से भी है, और इसका संबंध साथियों बौद्धों से भी रहने वाला है। तो ये तो तीनों से संबंधित हो गया। अब बात करें हदीस क्या होता था, तो हदीस का संबंध दरअसल साथियों इस्लाम धर्म से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? हदीस का संबंध इस्लाम धर्म से हो जाएगा। दरअसल पैगंबर साहब की जो बातें हुआ करती थी, क्या कहेंगे,
साथियों पैगंबर साहब की जो कही गई बातें थी उनको हदीस कह दिया गया, तो उनके जो नॉलेज जो उन्होंने दी थी उन सबको हदीस कह दिया गया। तो पैगंबर साहब की बातें ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों पैगंबर साहब की बातें, लेकिन साथियों अगर हम देखें तो पता चलेगा कि बौद्ध धर्म से संबंध कौन सा रखता है, तो आप कहेंगे सर बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाला त्रिपिटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंध किसका हो जाएगा? तो कहेंगे सर त्रिपिटक का संबंध यहां पर बौद्ध धर्म से हो जाएगा। डी बिल्कुल राइट आंसर है। खूबसूरत, जानदार, शानदार आप सबने आंसर दिया। चलिए बहुत शानदार। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की साथियों जल संचयन प्रणाली या जल संग्रहण प्रणाली रहने वाली है। संग्रहण या संचयन का मतलब होता है इकट्ठा करना या उसे साथियों यहां पर आगे के लिए साथियों रख के रखना। देखो अगर हम बात करें तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर साथियों बारिश बहुत कम होती है। क्या आप जानते हो ये वाली बात? कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर बारिश बहुत कम होती है। अब बारिश बहुत कम हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, पानी की बहुत ज्यादा कमी है वहां पर, है ना। राजस्थान वगैरह एमपी के अंदर भी कुछ चीजें देखने के लिए मिलती हैं, तो पानी की वहां पर बहुत ज्यादा कमी होती है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं ना दोस्तों कि जैसे बारिश आई तो छत पर सत्य पानी बरसेगा, तो छत से जो पानी नीचे आ रहा होगा ना, तो अपने घर में एक टैंक खुदवा के रखते हैं। मान लो उस टैंक के अंदर दोस्तों इस पानी को क्या कर लिया? संग्रहित कर लिया, उसको स्टोर कर लिया, उसको रख लिया। पानी को घर के अंदर ही बनवा के रखते हैं। छत का पानी जो बारिश का था उसको एक स्टोर में ला के रख दिया, और जब साथियों जरूरत पड़ेगी तो इस पानी का प्रयोग साथियों वो अलग अलग चीजों में कर लेंगे। चाहे तो साथियों वो पीने में भी कई जगह पर राजस्थान में होता है, चाहे साथियों खेतों के लिए कर लें। तो ये क्या होता है, ऐसी व्यवस्था साथियों कई राज्यों के अंदर पाई जाती है और ये मध्य प्रदेश के अंदर भी पाई जाती है। अगर हम देखें तो इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसी व्यवस्था को साथियों बंदिश कहा जाता है। मतलब मध्य प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? इस व्यवस्था को साथियों मध्य प्रदेश के अंदर बंदिश कहेंगे। और राइट आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? बंदिश। मतलब बांध के रख लिया पानी से, ऐसे समझने की कोशिश करो। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था। बंदिश का है तो एमपी के अंदर जो पानी को स्टोर कर लेते हैं, जहां पर साथियों पानी कम है, उस प्रक्रिया को आप बंदिश कहने का काम करोगे। कह रहे साथियों कि जो प्रशांत चंद्र महालिनोबिस, आप कई बार साथियों इनको पी महालिनोबिस या पीसी महालिनोबिस के नाम से भी पढ़ते हैं। तो इनका पूरा नाम साथियों क्या रहेगा? यहां पर प्रशांत चंद्र महालिनोबिस रहेगा। इनमें से किसकी स्थापना करने का काम इन्होंने किया था? दोस्तों एक जबरदस्त व्यक्ति हुआ करते थे। भारत के अंदर इनका योगदान साथियों बहुत हुआ करता था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जो भारतीय साथियों सांख्यिकी, क्या साथियों भारतीय सांख्यिकी के साथियों पहली बात तो जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? भारतीय सांख्यिकी के साथियों के जनक माने जाते हैं। क्या कहेंगे साथियों? भारतीय सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। दोस्तों अगर हम कहें तो इनमें से किसकी स्थापना करी? तो भारतीय सांख्यिकी संस्था की साथियों इनके द्वारा स्थापना की गई थी। किसके? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। और दोस्तों इनका जो जन्म हुआ है वो कहां हुआ है? कोई बच्चा बता पाएगा? कलकत्ता वाले बच्चे बता देंगे सर इनका जन्म 1893 के अंदर हुआ था, और कलकत्ता के अंदर ही इनका साथियों जन्म हुआ था। क्या हुआ था? कलकत्ता में ही इनका जन्म हुआ था। 29 जून साथियों, 29 जून को हम क्या मनाते हैं? तो आप कहेंगे साथियों 29 जून को ही आप साथियों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? साथियों 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। यहां बात हम राष्ट्रीय की कर रहे हैं, लेकिन अगर हम विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करें, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? तो ये साथियों आप कब मनाते हैं? 20 अक्टूबर को मनाने का काम करते हैं। तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ना, वो दरअसल पी महालिनोबिस की याद में ही मनाया जाता है, जो 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। लेकिन अगर विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करें तो साथियों ये आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और महालिनोबिस जो थे साथियों भारतीय सांख्यिकी संस्था के यहां पर क्या थे? संस्थापक हुआ करते थे। जब आप 5 ईयर प्लान पढ़ोगे तो इनका साथियों आप रोल वहां पर भी जानोगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय साथियों स्वतंत्र आधिकारिक तथा सूचीबद्ध किए गए हैं? दोस्तों ऐसे समझने की कोशिश करो कि हम अपने भारतीय संविधान की एक अनुसूची पढ़ते हैं। कौन सी साथियों? हम अपना 11th साथियों शेड्यूल पढ़ते हैं। हम यहाँ पर साथियों 12वीं अनुसूची पढ़ते हैं, यानी कि 11वीं और 12वीं अनुसूची हम भारतीय संविधान की पढ़ने का काम करते हैं। मैंने आपको यह बताया होगा कि जो हमारा मूल संविधान हुआ करता था, क्या बताया था मेरे दोस्तों? मैंने कहा था कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, मूल संविधान हुआ करता था, उसमें शेड्यूल्स की संख्या कितनी थी? तो 8 हुआ करती थी। लेकिन आज के समय पर साथियों, वर्तमान के समय पर भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर आज के समय पर 12 है। तो इसका मतलब यह भी हो गया कि 8 के बाद साथियों 9, 10, 11, 12 ये बाद में जोड़ी गई साथियों क्या होंगी? अनुसूची होंगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये साथियों कि जो जैसे 11वीं अनुसूची हो गई, तो कोई बच्चा बताएगा 11वीं अनुसूची में किस बात की गई है और 12वीं अनुसूची में किस बात की गई है? तो साथियों हम बात करें तो यहां पर साथियों जो आपके गांव है ना, उनके गांव के विकास कैसे करना है, इस बात की गई है। और नगर पालिका, जो नगर पंचायत होते हैं, जो शहर होते हैं, उनके अंदर नगर निगम के माध्यम से विकास कैसे करना है, इस बात की व्यवस्था की गई है। अब मुद्दा क्या है ना, मुद्दा यह है कि यहां पर क्या पूछा? यहां पर पूछा साथियों पंचायतों के लिए कितने विषय हैं। तो पंचायतों के लिए जो विषय है ना साथियों कितने रहने वाले हैं? यहां पर 29 विषय रहने वाले हैं। अगर पूछ लेता नगरों के लिए कितने हैं, अगर पूछ लेता कि नगरों के लिए कितने हैं, तो साथियों 2 में से 1 माइनस करो तो कितना आएगा? 1 आएगा। 9 में से 1 माइनस करो तो कितना आएगा? 8 आएगा। यानी कि साथियों शहरों के लिए, ऐसे समझो सिंपल भाषा में, आप अपने गांव के व्यक्ति, गांव के प्रधान जी के पास जाइएगा और प्रधान जी से यह पूछेगा कि प्रधान जी आप पंचायत के कितने विषयों पर विकास करवा सकते हो? समझे मेरी बात को? आप कहिएगा प्रधान जी से कि प्रधान जी आपके पास कितने विषयों पर विकास करवाने का अधिकार है, आप गांव में कितने विषयों पर विकास करवा सकते हो? तो प्रधान जी के पास साथियों कहें तो कितने? साथियों 29 ऐसे विषय हैं जिन पर प्रधान जी विकास करवा सकते हैं। अब आपके शहर का जो नगर पालिका अध्यक्ष हो उसके पास जाइएगा तो उसके पास 18 विषयों पर साथियों वो शहर का विकास करवा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के विषय होते हैं। याद कैसे रखेंगे भाई? गांव में अगर हमको विकास करवाना है तो गांव में विकास की ज्यादा जरूरत है, तो विषय भी गांव में ज्यादा है। कम कहां पर है साथियों? आपके शहर के अंदर है। तो याद कैसे रख लेंगे? 29 अगर 1 याद कर लिया तो 2 में से 1 माइनस करो 1, 9 में से 1 माइनस करो तो 8, यानी कि 18 विषय शहर के विकास के लिए हैं और 29 विषय साथियों आपके गांव के विकास के लिए। सिंपल सी बात है, आपको ये पॉलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। चलो हाँ, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन उस समय रहा होगा कि भारत का पहला साथियों ग्राफीन नवाचार केंद्रीय राज्य कहां पर स्थापित किया गया था? ये साथियों कोचीन के अंदर स्थापित किया गया था। और आपका कोचीन कहां पर पड़ता है साथियों? अगर हम बात करें तो ये आपका कोच्चि कहां पर पड़ता है? तो आप कहेंगे सर कोच्चि जो पड़ता है आपका केरल के अंदर पड़ता है। कहां पर? केरल के अंदर पड़ता है। एक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है छोटा नागपुर पठार भारतीय राज्यों में स्थित है। किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों अगर हम बात करें तो ये आप लोकेशन से थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे कि जो साथियों छोटा नागपुर पठार है, जो छोटा नागपुर पठार है, इस छोटे नागपुर पठार को आपको अगर देखना है तो देखेंगे साथियों बिहार के क्षेत्र में, मतलब कुछ क्षेत्र में बिहार में फैला हुआ है। क्योंकि पठार क्या है? किसी एक राज्य में तो होगा नहीं, वो कई राज्यों में फैला हुआ होगा। तो बिहार के क्षेत्र में साथियों छोटा नागपुर पठार देखने के लिए मिल जाएगा। और साथियों अगर हम बात करें तो आपको ये छत्तीसगढ़ के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। अब देखो आप इसकी लोकेशन समझ जाओगे, आप इसकी लोकेशन समझ जाओगे। उड़ीसा में भी साथियों ये फैला हुआ है। कहां पर? उड़ीसा के अंदर भी फैला हुआ है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के अंदर भी फैला हुआ है कुछ क्षेत्र में। तो ये इन क्षेत्रों में साथियों फैला हुआ है, इन क्षेत्रों में ही आपका फैला हुआ है। मुख्य रूप से हम देखें तो ये आपको झारखंड के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में क्या फैला हुआ है दोस्तों? ये छोटा नागपुर पठार फैला हुआ है। इस छोटे नागपुर पठार को ही आप क्या कह देते हो? इसी को साथियों आप रांची पठार के नाम से भी जानते हो। अगर कहीं रांची पठार कौन सा है तो दोस्तों रांची
पांचवी पठार, आप इसी को कहने का काम करते हो। और दोस्तों इस पठार से आपको जानते हो क्या दोस्तों, इस पठार से आपको बहुत सारे खनिज मिल जाते हैं। कोयला साथियों यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम बात करें कोयला के अलावा तो साथियों लौह अयस्क यहाँ पर काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ये वही क्षेत्र जो मगध का हुआ करता था, कभी समझ पा रहे हो ना, मगध वाला क्षेत्र। साथियों यहाँ पर तांबा, मैग्नीज वगैरह, तांबा मैग्नीज वगैरह ये साथियों आपको भरपूर मात्रा में देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर साथियों तांबा, मैग्नीज वगैरह इस छोटे नागपुर के पठार में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मुख्य रूप से इन राज्यों में देखें, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में हमें झारखंड दिया है भाई, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक में तो रहेगा नहीं। अगर इनमें से कोई राज्य दिया होता तो हम उसे लगाते। इस आधार पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सर पॉलिटी कब से शुरू करोगे? बेटा जब हिस्ट्री खत्म हो जाएगी हम पॉलिटी खत्म कर देंगे, मतलब पॉलिटी शुरू कर देंगे। हाँ ये सब पढ़ाएंगे बेटा, टेंशन ना लो। अभी तुम ये समझो कि पेपर कैसा आता है, बाकी लोड आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थ्योरी पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। अल्कोहल भी, अल्कोहल थोड़ी बेटा छोटे नागपुर पठार में मिलेगा, वो तो बेटा वहां मिलेगा मंदिर पे जाके। कह रहा है कि विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए, विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए कार्यकारी अधिकारी किसके पास होता है? ये क्वेश्चन ना पॉलिटी की एक खास बात होती है कि पॉलिटी आपको कभी परेशान नहीं कर सकती, पॉलिटी की लैंग्वेज आपको परेशान कर सकती है। तो जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो इस बात को बताऊंगा कि पॉलिटी के क्वेश्चन कभी टफ नहीं होते। पॉलिटी की भाषा को अगर आप समझ गए तो वो बहुत आसान हो जाती है। सिंपल भाषा में ये समझो कि दोस्तों हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होंगे या हमारे देश की जो सरकार होगी, मुख्य रूप से हम राष्ट्रपति जी को ही ले लेते हैं, जो प्रेसिडेंट होंगे वो कोई कानून के अच्छे जानकार हो, ये जरूरी थोड़ी है भाई। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनेगा ऐसा थोड़ी है कि उसे लॉ का बहुत अच्छी जानकारी हो, कानून की बहुत अच्छी जानकारी हो। तो क्या होता है कि साथियों सरकार क्या करती है, सरकार ऐसे कामों के लिए, ऐसे कामों के लिए, देखो विधिक का मतलब यहां पर लॉ से ही है साथियों, है ना। तो साथियों क्या है, ऐसे कामों के लिए सरकार क्या करती है, सरकार कहती है कि हमारे पास एक महान्यायवादी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे पास एक अटॉर्नी जनरल होना चाहिए, यानी कि साथियों हमारे पास एक महान्यायवादी होना चाहिए। मतलब ये ऐसा व्यक्ति होगा जिसको सब कुछ नॉलेज होगी। अगर किसी चीज की जानकारी लेने की सरकार को जरूरत पड़े, भैया महान्यायवादी इस मामले में बताओ, तो वो सलाह देते रहते हैं महान्यायवादी। मतलब कानून की अच्छी जानकारी महान्यायवादी को होती है। ये महान्यायवादी किसके लिए होते हैं? तो दोस्तों मैंने कहा ये होते हैं आपके केंद्र सरकार, सरकार या राष्ट्रपति के लिए, आप ऐसे कह सकते हो। लेकिन जब प्रश्न को आप बारीकी से पढ़ोगे तो प्रश्न में क्या पूछा है कि विधिक मामलों पर राज्य सरकार को, ध्यान से सुनना, अब इसने सेंटर का पूछा है, मतलब सेंटर का नहीं पूछा, इसने स्टेट गवर्नमेंट का पूछ लिया। तो यहां पर साथियों जो महान्यायवादी है वो किसके लिए? वो तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रहने वाले हैं। आर्टिकल 76 जो आप लिख रहे हैं। अब जब इसने पूछ लिया राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के लिए साथियों कौन होता है? तो राज्य सरकार के लिए आप देखें तो राज्य सरकार के लिए साथियों कौन हो जाएंगे? आपके महाअधिवक्ता, इन्हें आप एडवोकेट जनरल के नाम से जानते हैं। और एडवोकेट जनरल का आर्टिकल कौन सा है? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो एडवोकेट जनरल साथियों 165 आर्टिकल जब आप पढ़ोगे, जब आप अनुच्छेद 165 पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको एडवोकेट जनरल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बात समझ पाए? अटॉर्नी जनरल किसके लिए होते हैं? तो ये आपके संसदीय सरकार, मतलब राष्ट्रपति जी को सलाह देने के लिए, और राज्य को साथियों एडवोकेट जनरल यानी कि महाअधिवक्ता। तो महान्यायवादी अलग है, महाअधिवक्ता अलग है। महान्यायवादी साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए साथियों आपके एडवोकेट जनरल यानी कि महाअधिवक्ता रहने वाले। तो ऐसी चीजों को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और विधिक स्वरूप में अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकार किसके पास होता है? तो वही उसने भाषा को जटिल बनाया, उसको मैंने अपनी भाषा में आपको समझा दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ। सर विराट बैच से मैथ वाले सर की थ्योरी काम बताते हैं और क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। अच्छा ऐसा है? नहीं बेटा, जो भी आपको सर पढ़ा रहे हैं वो बढ़िया पढ़ा रहे होंगे, अपनी समझ से पढ़ा रहे होंगे, तो आप उनके साथ लगे रहो। और अगर कुछ ऐसा आपको लगता है तो सर से एक बार डिस्कस कर लो, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। हाँ दूसरी बात साथियों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो हमारा ये वाला जो बैच है ना, ये बेहतरीन तरीके से चल रहा है और चलता रहेगा।
आप बस क्या करो, आप अपना सपोर्ट दिखाने की कोशिश करो। अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो कैसे काम चलेगा? चाहे चैनल को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, डेली क्लास में आना, ये सब आपका सपोर्ट चाहिए। कुछ और तो हम आपसे ले ही नहीं रहे, है ना? सिर्फ क्या चाह रहे हैं भाई? सपोर्ट। बाकी मैं कभी आपने देखा होगा मैं शेयर लाइक वगैरह के लिए नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा ना तो ये बच्चा स्वतः ही लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करके जाएगा। तो वो सब आपका बेटा सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन कई बार तुम भी क्या करते हो ना कि सर तो बोल ही नहीं रहे, बोले हम क्यों करें, है ना? ऐसे भी कर देते हो। मेघालय में गारो जयंतियां, तो देखो पहला तो क्वेश्चन यही से उठा लो। मैंने एक दिन ये क्वेश्चन शायद आपको करवाया भी था कि गारो जनजाति, गारो पहाड़ियां, ये किस क्षेत्र की बात करता है? तो कहां पर? तो सब तो मेघालय। कहां पर? मेघालय। तो एक क्वेश्चन तो हमें क्वेश्चन से ही मिल गया कि गारो की मेघालय की गारो जयंतियों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा होता है? तो साथियों जो बांग्ला महोत्सव होता है, ये गारो का साथियों सबसे क्या होता है, मेघालय के क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय महोत्सव यहां पर माना जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना होगा साथियों, यहां पर एक उत्सव होता है जिसको आप रोकचू के नाम से जानते हो। किसके नाम से? रोकचू के नाम से जानते हो। एक इनका उत्सव होता है जिसे साथियों आप यहां पर गाला के नाम से जानते हो। एक उत्सव इनका डेन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? डेन के नाम से। और एक साथियों इनका यहां पर बांग्ला महोत्सव तो हो गया। ये सब किसके हैं? ये साथियों मेघालय के ही आपके लोकप्रिय महोत्सव रहने वाले हैं। स्टैटिक जीके का साथियों पार्ट होता है, हम इसे अच्छे से करने का काम करेंगे। चलो, आप जानते होंगे कि दोस्तों भारत के अंदर साथियों एक समाज की स्थापना हुई जिसका नाम क्या था साथियों? ब्रह्म समाज हुआ करता था। क्या नाम हुआ करता था? ब्रह्म समाज हुआ करता था। कोई बच्चा बता पाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना क्या 1828 में हुई थी। और ये कहां पर हुई थी? तो कहेंगे साथियों कलकत्ता के अंदर हुई थी। लेकिन दोस्तों इसकी स्थापना किसने करी थी? तो आप कहेंगे सर प्रश्न में ही दिया है कि राजा राममोहन राय ने इसकी स्थापना कर दी थी। किसने? राजा राममोहन राय जी ने साथियों इसकी स्थापना कर दी थी। अब देखो प्रश्न क्या है कि राजा राममोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके हाथ में आया? तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके हाथ में आया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में आया था। कई जगह पर साथियों क्या होगा ना कि इसका क्वेश्चन साथियों आपको द्वारका नाथ टैगोर भी दिखता है। तो इनका क्या हुआ ना कि इनके बाद कई सारे समाज बने। समाज किस लिए थे? समाज सुधारक व्यक्ति हुआ करते थे, समाज को एक नई दिशा की तरफ ले जाना चाहते थे। मैं आपको हिस्ट्री में ये आगे चल के पढ़ाऊंगा कि जो अंग्रेज जो हुआ करते थे, ये अंग्रेज हमें सिखा रहे थे कि तुम्हारा कल्चर जो है ना वो कल्चर बहुत बेकार है, तुम तो मतलब काले लोग हो, तुम तो बहुत पिछड़े लोग हो, हमारे यहाँ का वेस्टर्न कल्चर द बेस्ट है। तब इन लोगों को लगा कि अच्छा हमें सिखा रहे हो तुम। तो इन लोगों ने बताया कि हमारे भारत का जो कल्चर है ना वो दुनिया में सबसे प्राचीन कल्चर है। इन्होंने बताया कि हमारे देश के अंदर जितने आविष्कार हुए, चाहे जीरो की बात करें, चाहे मैथमेटिक्स की बात करें, सब हमारे देश के अंदर तो हुए। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का साथियों, इन्होंने गीता और दयानंद सरस्वती वगैरह जो व्यक्ति आए, इन्होंने बहुत सारे स्लोगन दिए। इन्होंने कहा वेदों की तरफ लौटो, मतलब पुरानी संस्कृति की तरफ लौटो, आप पुरानी अंग्रेजों की जो कल्चर है उसको छोड़ने की कोशिश करो। तो ये सब काम अंग्रेज क्या कर रहे थे? हमारे देश के लोगों का कल्चर, संस्कृति, पहनाव, बोलचाल, भाषा, इसको बदलने में लगे थे। और इन समाज सुधारकों ने क्या किया? इन समाज सुधारकों ने कोशिश ये करी कि हम अपने भारतीयों को उस पुराने कल्चर में ही रखें। इसलिए साथियों इन लोगों को ऐसे साथियों ग्रुपों की, ऐसे समाजों की स्थापना करने की जरूरत पड़ी थी। हाँ, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसका परिणाम स्वरूप जल निकाय अधिकतम रूप से गर्म हो जाता है? तो गर्म करने वाली भैया कौन सी जलधारा होती है? आप कहेंगे सर गर्म जो करती है वो आपकी एल नीनो करती है। ये साथियों पूर्वी प्रशांत सागर से उठती है। कहां से? मैं आपको सिखाऊंगा, ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है। पूर्वी साथियों प्रशांत सागर से, प्रशांत सागर में आप इसे देखेंगे, प्रशांत सागर में। और दोस्तों जो आपका भूमध्य रेखा होता है ना, जो आपका भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को साथियों ये गर्म करने का काम करती है। तो एल नीनो के बारे में पढ़ेंगे साथियों। एक क्या है? हम कहेंगे साथियों एक जलधारा रहने वाली है। क्वेश्चन है कि दोस्तों आपको बताना होगा भारतीय भाषा संस्था, क्या बताना होगा साथियों? आपको बताना होगा कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, जिसे CIIL के नाम से जानते हैं, ये कहां पर अवस्थित है? सर आपके जैसा कोई टीचर नहीं देखा, सर आपके जैसा कोई टीचर नहीं देखा, पता नहीं क्या लिख रहा है बच्चा, आवाज के बारे में कुछ कह रहा है। हाँ,
भैया जी अभी हिस्ट्री कितने दिनों तक चलेगी? शिवांगी पंडित बेटा, अभी हिस्ट्री जो हमारी चलेगी वो लगभग 10 क्लास मुझे लगता है चलना चाहिए। 10 हो सकता है आई थिंक। ठीक है सर, आपके ऐसा कोई टीचर नहीं देखा था। आप लोग बोलते हैं नीरज सर की आवाज नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आप बेस्ट हो, उसके बाद नीरज सर। अरे नहीं बेटा, नीरज सर बेस्ट है। नीरज सर नहीं, मैं कहता हूं कि जितने भी टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं ना, सब मुझसे बेस्ट हैं। मैं सबसे डाउन टू अर्थ हूं, है ना। आप कभी ऐसे कंपेयर मत किया करो मुझे कि हम ये वाले सर से कंपेयर कर दें, ये वाले सर से नहीं। मैं अपने आप से उन सबको बेस्ट मानता हूं, है ना। तो कोई भी टीचर है ना, आप जिससे पढ़ते होगे किसी दूसरे चैनल के भी, तो वो सब मुझसे ज्यादा बेस्ट है ना। मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मैं तो सीख रहा हूं और तुम्हें सिखा रहा हूं। तो बस मैं अपने आप को स्टूडेंट ही रखना चाहता हूं, मैं बेस्ट बेस्ट नहीं बनना चाहता। हाँ, बस जब पढ़ाता हूं तो बच्चे कह देते हैं सर ऐसा नहीं पढ़ा, सर आप गजब ही पढ़ा दिया, वो एक अलग मैटर है ना। लेकिन हम किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहते, और आप भी मत किया करो। क्या रखा है कंपेयर करने में? इधर भारतीय भाषा संस्था जो सत्य इनमें से किस शहर के अंदर अवस्थित रहने वाली है? दोस्तों क्या आप जानते हैं ये आपका मैसूर कहां पर पड़ता है? मैसूर सत्य आपका कर्नाटक के अंदर पड़ता है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, कर्नाटक तो मैसूर के युद्ध आपने पढ़े होंगे, हैदर अली टीपू सुल्तान वाले। तो मैसूर कहां पर हो गया? मैसूर सत्य कर्नाटक में हो गया। अच्छा देखो, एक बात अगर आपसे मैं पूछूं ना, तो आप बताना वृंदावन गार्डन कहां पर है? वृंदावन गार्डन कहां पर अवस्थित है? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, मैं आपके कमेंट में इसका आंसर देखना चाहूंगा। अच्छा, ये हुबली कहां पर है, कौन बताएगा? देखो ऐसे सोचने की कोशिश करा करो। इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को। और जब मंगलुरु है ना, ये बेंगलोर के अंदर ही सब तो एक शहर है, साउथ के ही सारे आपके दे रखे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। चलो तो चलो, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सत्य प्रश्न का आपका मैसूर हो जाएगा। टीपू सुल्तान हैदर अली यहीं से हुआ करते थे। और दोस्तों अगर हम ये भी जाने कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज यानी कि सत्य भारतीय भाषा संस्था की स्थापना कब हुई, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो लिख सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, तो सत्य 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन आगे चल के आपसे कभी बन सकता है। चलो, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसे रीजनल रूरल बैंक कह देते हैं। आप क्या कह देते हैं? रीजनल रूरल बैंक कह देते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं। अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? देखो प्रश्न को समझने की कोशिश करना, ये कह रहा कि ये अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए, क्या सत्य देखो मैं एक बात बताऊं आपको, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है आरआरबी। और जब भी पेपर में पूछा जाता है ना, बच्चा इसको आरबीआई पढ़ जाता है गलती में। तो पहली गलती तो ये मत करना कि आरआरबी अलग है, आरबीआई अलग है। इसे रीजनल रूरल बैंक कहोगे आप, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहोगे। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो हुई थी, बैंकों की स्थापना की बात कर रहा हूं मैं, तो दोस्तों ये 2 अक्टूबर कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। तो अगर सिर्फ ये पूछे कि रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, तब तो आप सत्य बैंकों के संदर्भ में लगाएंगे 1975 2 अक्टूबर को इनकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाए, अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो दोनों क्वेश्चन अलग हैं। आज तक पता है क्या पूछा जाता था? आज तक सब तो यही क्वेश्चन पूछा जाता था कि आरआरबी की स्थापना कब हुई, 2 अक्टूबर 1975। अब यह अधिनियम पूछ लिया, तो अधिनियम आप इससे एक वर्ष आगे का लगा दीजिएगा, 1976 में लगा दीजिएगा। तब तो ये 1975 में ना ये 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए थे। कितने? 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए थे। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई? अगर कहे अधिनियम तो 1976, लेकिन सत्य रीजनल रूरल बैंक कब बने, तो सत्य ये आपके 1975। दोनों डेट अलग है। इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन ज्यादा है, ये आपको सत्य कंफ्यूज करने के लिए पूछ ही लिया है। चलो हाँ दोस्तों, बताओ फटाफट से आंसर। सर आप बहुत मस्त पढ़ाते हो। ओके ओके सर, लंका से रिकॉर्डेड क्लास सर मैं लंका से रिकॉर्डेड वाला हूँ, फर्स्ट टाइम लाइव। लंका से रिकॉर्डेड बेटा, हमारी क्लास में इतने खतरनाक खतरनाक बच्चे आते हैं क्या? सर मैं कोटा की भूमि से आपको प्रणाम करता हूँ बेटा। कोटा की भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके राजस्थान की भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए आप प्रणाम मत करो बेटा। कोटा की भूमि, राजस्थान की भूमि वो भूमि है जिसने बहुत सारे वीरों को पैदा किया है। तो उस भूमि को, भारत के हर सपूत को प्रणाम करना चाहिए।
आप कोटा की भूमि से प्रणाम मत करो, आप प्रणाम कर लो, काफी है। करके किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती के प्रति पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों एक व्यक्ति हमारे देश के अंदर हुआ करते थे जिनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, तो इनका नाम हुआ करता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या हुआ करता था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि 1938 की बात हुआ करती थी। 1908 वैसे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हुआ करते थे, बहुत पढ़े लिखे, मतलब क्रांतिकारियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में साथियों सुभाष चंद्र बोस ही आते थे। तो सुभाष चंद्र बोस बहुत एजुकेटेड व्यक्ति थे, आईसीएस की परीक्षा निकाले थे, है ना, अंग्रेजों की नाक में बहुत दम किया था, पढ़ेंगे हम इनके बारे में। सुभाष चंद्र बोस 1938 आते आते क्या हुआ कि साथियों कांग्रेस हुआ करती थी और कांग्रेस का एक अध्यक्ष बना करता था, है ना, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, कांग्रेस का एक अध्यक्ष बना करता था। तो 1938 में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने करी? तो सुभाष चंद्र बोस ने साथियों यहां पर अध्यक्षता करने का काम किया था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। दोस्तों 1939 में क्या हुआ, अगले ही वर्ष 1939 में क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस एक उभरता हुआ चेहरा थे, और सुभाष चंद्र बोस जब उभरता हुआ चेहरा थे तो महात्मा गांधी जी को यह बात थोड़ी पसंद नहीं आ रही थी कि कोई और क्यों, मैं नहीं तो कौन बे, है ना, मैं नहीं तो कौन बे। तो महात्मा गांधी जी को थोड़ी सी बात अच्छी नहीं लग रही थी। तो महात्मा गांधी जी ने कह दिया कि महोदय 1939 में ना कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, जो चुनाव जीतेगा वह अध्यक्ष बनेगा। जैसे महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये साथियों क्या बन जाएं, कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं, तो लोग सुभाष चंद्र बोस को पसंद करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा ठीक है करा लो इलेक्शन, चुनाव करा लो। 1939 में साथियों कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा इस बात के लिए चुनाव हुए। महात्मा गांधी जी ने अपना एक कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया उतार दिया। जब पट्टाभी सीतारामैया उतला, हाँ, जब पट्टाभी सीतारामैया उतरा तो दोस्तों कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने उस पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया। और जब पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया तो जीत किसकी हो गई? जीत हो गई सुभाष चंद्र बोस की, और महात्मा गांधी जी को बेइज्जती लग गई। क्या मतलब, मैंने तो इसलिए कहा था कि सुभाष चंद्र बोस हार जाएगा मेरे कैंडिडेट के सामने, खुद तो नहीं लड़े महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी तो एक बार अध्यक्ष बने हो बस 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। तो महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया और सुभाष चंद्र बोस ने उसे हरा दिया 1939 में। अब महात्मा गांधी गुस्सा हो गए, है ना, महात्मा गांधी बहुत थोड़े नाटकबाज समझ लो उनको, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, ये नहीं वो नहीं, उठूंगा नहीं, धरना आंदोलन, बस ये। तो महात्मा गांधी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने जो पट्टाभी सीतारामैया को हराया है ना, ये हार पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, आज देश में गांधी हार गया। हवाबाजी कर दी थोड़ी सी, कहा कि पट्टाभी सीतारामैया नहीं हारा, आज देश के अंदर गांधी हार गया। और जब देश के अंदर ये आवाज उठी, और इस समय कौन सा है? 1939, जब गांधी जी पूरी आजादी की लड़ाई को लेके आ रहे हैं जबरदस्त तरीके से। 1939 में क्या देश में गांधी हार गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा यार गांधी जी कैसी बात करते हो, आप हार गए, लो रिजाइन मारता हूं। तो 1939 में त्रिपुरी हरिपुरी अधिवेशन है दोनों, तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, बोले रखो अपने पास। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पार्टी बना दी, और उस पार्टी का नाम जानते हो क्या है? उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। दोस्तों ना जाने कितनी बार ये बात पूछी गई है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 में। अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस घटना के बाद हुई, इस घटना के बाद जब रिजाइन करना पड़ेगा सुभाष चंद्र बोस को, तो उन्होंने कहा हम अपनी पार्टी बना देंगे, क्या दिक्कत है, बना दी फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना। तो ये सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे। इन्हीं के साथियों, इन्हीं के जन्म दिवस पर, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ है? 23 जनवरी। कब हुआ है साथियों? 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 में साथियों इनका जन्म हुआ था। और अटक से कटक, कटक से कन्याकुमारी, यानी कि दोस्तों इनका जन्म कहां पर हुआ था? ये कटक के अंदर हुआ था। और कटक कहां पर पड़ता है? तो कहेंगे उड़ीसा के अंदर पड़ता है। इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। तो 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, ये भी बात ध्यान रखिएगा। चलो भाई, हाँ पहले ये क्वेश्चन लगाते हैं, करेंगे बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की जा सकती? दोस्तों देखो, जब भी बांध बनाए जाते हैं ना, जब भी डैम बनाए जाते हैं ना, तो उससे भले ही हम साथियों कुछ अपने
टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं या उस सत्य वाटर लेवल को ऊपर करें, लेकिन उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है। आप ये बात जानते हो कि नहीं जानते? भाई आप क्या कर रहे हो ना, आप मान लो यहां पर आप ये किसी भी सत्यो वाटर को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। अब यहां पर जब बहुत ज्यादा क्या रहेगा, बहुत ज्यादा पानी रहेगा, तो हमारी जमीन के नीचे क्या है ना, हमारी जमीन के नीचे सब तो प्लेटें ही तो हैं, इसी पर तो टिकी हुई है जमीन। तो जब यहाँ बहुत पानी पानी हो गया, क्या हो गया, ये पानी पानी होगा, तो इन पर क्या पड़ेगा, इन पर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा इन प्लेटों पर। जब प्रेशर पड़ेगा तो नीचे की तरफ धसेंगी, अगर नीचे की तरफ धसेंगी तो टूटेंगी या आपस में टकराएंगी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भूकंप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। इसलिए लोग क्या करते हैं ना कि डैम वगैरह जो जहां बनते हैं ना वहां घर नहीं बनाते, या जहां डैम बनता है वहां पर आंदोलन कर देते हैं, हमने डैम नहीं बनने देंगे। तो ये सब प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की जा सकती, किस आधार पर नहीं की जा सकती, मतलब आर्थिक के रूप में, पर्यावरण के रूप में, मनोवैज्ञानिक के रूप में या सामाजिक के रूप में। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, इसमें अगर हम देखें तो आर्थिक, पर्यावरण तो होगा, सामाजिक भी होगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से साथियों इसकी आलोचना आप नहीं करते। साइकोलॉजी आधार पर कैसे कर देंगे, है ना? तो सी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही आप सबने आंसर दिया है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्टार लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता रहा है। अगर आप भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद पढ़ोगे, और ये अनुच्छेद काफी बड़ा, अच्छा खासा लंबा चौड़ा आपको देखने के लिए मिलता है। कौन सा? साथियों आर्टिकल 243, 143 नहीं है बेटा, ये 243 है। क्या है? 243। इस 243 में साथियों आप 243 ओ तक चले जाओ। कहां तक? 243 से 243 ओ तक, ए बी सी डी इस तरह से चले जाओ, तो आपको इसके अंदर साथियों क्या मिलेगा? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन भाग कौन सा है? तो भाग 9 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भाग साथियों आपका 9 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, 143। तो साथियों अगर 143 में बोलता 143, इसको तो कोई भी नहीं भूलता, है ना? तो 143 क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति क्या लेते हैं, यहां पर सलाह लेने का काम करते हैं किसी संबंध में, 143 के अंतर्गत। समझ गए? आगे चलना होगा, जल्दी से आगे बढ़िए भाई। विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया? तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको ना आप अपने मतलब सोच के ऊपर दो, अपनी बुद्धि के विकास के ऊपर दो। समझ पा रहे हो ना? चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम देखें कि श्रम कानूनों में लचीलापन, हाँ, सेल्स सेटअप उत्पादन इकाइयों में 5 वर्ष की शुरुआती अवधि के लिए करों में भुगतान नहीं करना पड़ता। साथियों कराधान प्रणाली में लचीलापन, देखो कदम नहीं उठाया गया, मतलब अगर आप साथियों करधान मतलब जो टैक्स वगैरह है ना उसमें लचीलापन नहीं लेके आओगे, कम टैक्स के लिए नहीं लगाओगे, तो कंपनियां भारत में कैसे आएंगी? तो कराधान प्रणाली में लचीलापन का साथियों जो आपका एक स्टेटमेंट है वो नहीं उठाया गया साथियों कंपनियों के लिए, साथियों सरकार के द्वारा, जब तो विदेशी कंपनी आएंगी। समझ पाए? सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों सिंधु दर्शन क्या है? सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करो भाई। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो आप करंट अफेयर के लिए बोल रहे हो बार बार, मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूं कि करंट अफेयर साथियों में आपको एग्जाम टाइम पर ही करा पाऊंगा, उससे पहले मैं आपको नहीं कराऊंगा। क्यों? उसका कोई फायदा भी नहीं है। एग्जाम आपका कब होगा, पीछे का करंट अफेयर बेकार रहेगा, उस टाइम करंट अफेयर को देख लेंगे। दोस्तों देखो क्या आंसर है इसका, बताओ। बच्चे कह रहा है सी आंसर होगा। बेटा एक बात बताओ, सिंधु नदी कहां पर बहती है? सिंधु नदी कहां पर बहती है? बोले सर पंजाब के क्षेत्र में लगा दें क्या? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी कभी मैं खुद से डालता हूं, आप लोड मत लो। इस प्रश्न का आंसर ना तो उत्तर प्रदेश है, ना तो पंजाब है, ना तो राजस्थान है, ना ही इसका आंसर सिक्किम है। जानते हो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर लिख लीजिएगा दोस्तों, लद्दाख के अंदर। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप आगे के लिए ध्यान रखेंगे। सिंधु वहीं तो बहते हैं जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, तो लद्दाख राज्य के अंदर या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आपको सिंधु उत्सव देखने के लिए मिलेगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने लद्दाख लिख लिया। ठीक है, चलें भैया आगे। हाँ चलो फटाफट से लगाओ क्वेश्चन। आज हमारे कम क्वेश्चन हो पाएंगे, 25 हो गए हैं। चलो ठीक है,
कह रहे कि भारतीय संविधान के जो हमारे साथियों अगर हम बात करें जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, वो पहले नहीं थी, उनको बाद में जोड़ा गया। किससे? तो साथियों उसके लिए हमने क्या किया था, एक साथियों समिति बनाई थी। तो उस कमेटी का क्या नाम था, कितनी बार मैंने आपको बताया है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसको ऐसे भी लिख लीजिएगा, है ना, स्वर्ण सिंह, तो कंफ्यूज मत होइएगा, स्वर्ण सिंह समिति हुआ करती थी। जब साथियों आपने क्या किया था, जब दोस्तों आपने 42वां संविधान संशोधन किया था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था। कब किया था? 1976 में किया था। कब किया था? 1976 में किया था। तो इसके तहत आपने कितने साथियों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? तो कहेंगे सर इसके अंतर्गत हमने 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या साथियों वर्तमान में 11 है। और साथियों जो 11वां जुड़ा, ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में साथियों इससे जोड़ा गया। आप ये बता दो सिर्फ मुझे कि 11वां आपका जो साथियों मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहने का काम करता है? फटाफट से कमेंट करो। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर साथियों जोड़े गए थे। ठीक है, हाँ। सेंट थॉमस साथियों कैथेड्रल बेसिलिका, ये साथियों चर्च किस राज्य के अंदर अवस्थित है? अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में तो नहीं हो सकता, नाम से अनुमान थोड़ा लगा होगा ना, साउथ का सा हमें नाम फीलिंग आ रही है, इंग्लिश नाम है, तो महाराष्ट्र में तो ऐसा नाम नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम देखें तो साथियों किस राज्य के अंदर अवस्थित है? तो आपका केरल के अंदर हो सकता है, तमिलनाडु के अंदर हो सकता है, गोवा के अंदर भी चर्च पाए जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में चर्च वर्च नहीं पाए जाते। ये भी दूसरा रीजन है। क्यों? क्योंकि केरल, गोवा और तमिलनाडु यही तो अंग्रेज वगैरह रहते थे, क्रिश्चियनीकरण यही तो किया गया था भाई। उतना महाराष्ट्र की तरफ थोड़ी आए थे ये लोग, दक्षिण भारत में ज्यादा रहे थे। तो ये बात क्या है साथियों, ये आपकी बात है कि ये तमिलनाडु के अंदर ये चर्च रहने वाला होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देके जा रहा हूं, जिसका आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसका होमवर्क में आपको कमेंट बॉक्स में साथियों इसका आंसर आपको बताना होगा, कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ये होमवर्क हो गया आपका, पढ़ लो एक बार फटाफट से रोक के। दूसरी बात यह है कि दोस्तों जो आपका ये वाला बैच है ये चलता रहेगा, लेकिन उन बच्चों के लिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी स्टेट पुलिस की कर रहे हैं, चाहे रेलवे के अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, और उनका ये मन है कि सर एक बार ना मुझे जीके पढ़नी है और जीके कंप्लीट पढ़नी है, तो चाहे आप एएलपी टेक्नीशियन, जेईई एनटीपीसी या कोई अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए साथियों हमने एक फाउंडेशन कोर्स निकाला है जिसका नाम है निर्माण बैच। इसमें मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाऊंगा साथियों, इसको आप परचेज कर सकते हैं। आई थिंक 12 तारीख से इसमें शुरू कर देंगे, कुछ डेमो क्लास इसमें मैं मतलब डेमो सिलेबस के तौर पर पहले डालूंगा। फिर साथियों आप हाँ ग्रुप डी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी से पहले हम इस सिलेबस को खत्म कर देंगे। ये आपका पेड बैच रहेगा, इसमें नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब फीचर साथियों आपके रहेंगे, जिसमें कोई कमी आने वाली नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आपको एक कॉम्बो बैच लेना है तो फिर आप साथियों 1199 रुपए में ले सकते हैं। सर कहां पर मिलेगा ये? जिसमें आपको सभी टीचर मिल जाएंगे। तो ये आपका साथियों साइंस मैग्नेट की एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद साथियों व्यू कोर्स के अंदर आपको ये कोर्स दिख जाएगा। इस तरह से कोर्स लगे होंगे, जहां पर साथियों आपको रेलवे का ये निर्माण बैच भी मिल जाएगा और साथियों आपको जनरल अवेयरनेस वाला भी दिख जाएगा। जैसे ही जाएंगे साथियों यहां पर बाय नाउ करेंगे तो आप इस बैच के अंदर जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द इसके अंदर साथियों मैं आपको क्लास वगैरह दूंगा, जिससे कि साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, बेहतरीन तरीके से फिर आप इसके अंदर जुड़ जाएंगे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड सबने कर रखा होगा, और करने के बाद साथियों फिर इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। और इस बैच में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, एक साथियों नेक्स्ट लेवल की चीजें पढ़ाऊंगा, वो आप अनुमान लगा लीजिएगा, डेमो क्लास फ्री रहेंगी, उससे आप समझ जाएंगे कि किस लेवल की चीजें रहने वाली हैं। तो आज की क्लास को यही खत्म करेंगे दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाद में साथियों होमवर्क का क्वेश्चन जरूर बताइएगा राइट आंसर क्या है। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।